हाँ भैया देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? एक मोटा माटी ज्ञान ले लो, प्रोजेक्टाइल क्या है। जैसे अब हमने भैया यहाँ से एक बॉल फेंकी, तो बॉल कैसे जाएगी? ऐसे जाके आपके हाथ में कैच खेलते हैं ना बचपन में, यहाँ से फेंका वहाँ गई, वहाँ से फेंका यहाँ, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। इस तरीके का मोशन, कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, कर्व मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए पहले तो डायग्राम समझ लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन। अभी तक हम लोग ने वो चैप्टर पढ़ा था 1D मोशन, है ना। तो 1D मोशन में या तो पार्टिकल भैया ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, एक डायरेक्शन में, है ना। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि एक बॉल को यहाँ से फेंका कुंदन ने, और वो बॉल कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। ये वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है। वाई एक्सिस क्या बताता है? धरती के ऊपर कितनी है गेंद, ये धरती के ऊपर कितनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, फिर कम होती चली जा रही है। सही है, देखो यहाँ तक जब बॉल ऊपर जा रही है, आगे भी जा ही रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दोगे? -g। यहाँ से जैसे ही हाइट मैक्सिमम अचीव हो गई, अब बॉल को धरती अपनी तरफ खींच रही है, तो +g। एक्सेलरेशन -g का मतलब यहाँ तक स्पीड कम होगी। जब बॉल को ऐसे फेंका गया होगा तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंची होगी, यहाँ पहुंची होगी, तो यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ तक में स्पीड कम हो रही है। यहाँ पहुंचेगी तो स्पीड 0 हो जाएगी, फिर स्पीड बढ़ेगी और फिर नीचे आ जाएगी। समझ गए? अब ये 2D मोशन क्यों है? क्योंकि हमसे बॉल की डिस्टेंस दैट इज x एक्सिस, और ग्राउंड से बॉल की डिस्टेंस दैट इज y एक्सिस। हम 2 डायरेक्शन में बॉल के मोशन को पढ़ेंगे, हेंस प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं समझ पाए? इसको इलैबोरेट करते हैं। बॉल को u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया कुंदन ने। सही है, उधर कोई भी खड़ा है, इंतजार कर रहा है, बॉल आएगी, तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा ux, एक कंपोनेंट क्या होगा? uy। ये तो समझ गए? और कितने एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है? थीटा एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो ux will be equal to u cos थीटा। ये बता चुके हैं, ux किसके बराबर होगा? u cos थीटा। और uy किसके बराबर होगा? u sin थीटा। मतलब इस, अब हमने कई एग्जांपल दिए थे, अगर ये 37 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये 10 है तो ये 6 होगा, ये 8 होगा। कंपोनेंट से तो था ना, याद है कि भूल गए? तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो। तो 10 दिन का गैप आ गया छुट्टी का, ये बहुत लंबा गैप हो गया आपके लिए, बोला हो गया सब आपके दिमाग से। तो u को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ux और uy। समझ गए मेरी बात? अब बॉल जब यहाँ पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी u से कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होनी चली जाएगी। यहाँ की वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं? v। तो ये वेलोसिटी भी 2 टुकड़ों में तोड़ दो, vx और vy। बात समझ में आ रही है? जब बॉल यहां पहुंचेगी तो फिर से एक वेलोसिटी होगी v, vx और vy। जब बॉल यहां पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट पे, मतलब और ऊपर नहीं जा सकती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। हर बार वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग बनानी है। नेट वेलोसिटी हर बार किसके अलॉन्ग बनानी है? टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग। इस पे टेंजेंट तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ेगा ना। अब अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल पड़ रहा है, मतलब नेट वेलोसिटी ऐसे है, तो इस वेलोसिटी में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि ये वेलोसिटी खुद x डायरेक्शन में। भाई ये वाली वेलोसिटी बीच में, तो उसमें दोनों कंपोनेंट हैं ux और uy,
ये वाली वेलोसिटी बीच में, इसमें दो कंपोनेंट है vx और vy, ये भी बीच में तो vx और vy, लेकिन ये वाली जो टेंजेंट है ये तो x एक्सिस के डायरेक्शन में ना 1D मोशन है, तो ये v इज इक्वल टू vx बट vy विल बी इक्वल टू 0। तो बात समझ में आ गई। फिर नीचे आते जाओ, v इसका भी एक कंपोनेंट होगा vx और एक कंपोनेंट क्या होगा vy, यहाँ पे भी v vx vy, इधर आओगे तो फिर से v vx और vy। अब तुम लोग एक बात नोटिस करो डायग्राम में कि देखो ux vx vx v v vx 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 हमने सबकी लेंथ बराबर बना रखी है, ux की ही लेंथ मतलब ux vx vx v vx 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 सब बराबर है। वेलोसिटी x कंपोनेंट वाली नहीं चेंज होती है, x कंपोनेंट की वेलोसिटी नहीं बदलती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कैसे नहीं बदलती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हो, सब जानते हो। ये जो एक्सेलरेशन है, अगर हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको भाई नीचे तो लगेगी, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो g माइनस में हो जाएगा, बॉडी नीचे आ रही है तो g क्या हो जाएगा प्लस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे x x x कर दें तो ax तो 0 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे की वजह से होगी ना, y एक्सिस पे होगी ना, यानी कि ax क्या हो जाएगा, यानी कि vx किसके बराबर होगी। तो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दीदी समझ में आ रहा है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन जितनी इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, x डायरेक्शन कंपोनेंट जितना होगा रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन लिखना नहीं है सब चीजें, समझिए। लेकिन अगर हम बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी में y y कर दें, समझ रहे हो। तो अगर आप लोग इसको पूरा मोशन समझते हो तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, इस मोशन को दो टुकड़ों में बांट लो, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक। अगर पहले हाफ की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर। तो vy को हम vy लिखेंगे, uy को uy लिखेंगे, ay को माइनस gt कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस। तो ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, ये देखो पहले ज्यादा थी फिर कम हुई फिर और कम हुई फिर खत्म हो गई। देखो वेलोसिटी y कंपोनेंट क्या होती जा रही है, छोटी, खत्म। और फिर नीचे आओगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ रही है। आया कि नहीं आया समझ में? x component of velocity will remain same, y component of velocity पहले घटेगी फर्स्ट हाफ में और फिर बढ़ेगी सेकेंड हाफ में। इस पूरे मोशन को क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, पक्का समझ में आ गया, बताओ। क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी भी कुछ नहीं पूछना। लिखिए फिर इसी में, ये पूरा लिख लिया ना सब कुछ, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा टॉपिक डालो इसमें, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। डायग्राम हटा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये शेप कैसा शेप है, देखो ये आपने शुरू में पढ़ा होगा, हमने बताया होगा, ग्राफ्स बता रहे, ये कैसा शेप है,
पैराबोला। कैसे? पैराबोला। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये सब क्या है? पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो किस शेप का होता है? पैराबोलिक। ब्रैकेट में दो, पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल टॉपिक डाले हो ना, उसी में लिख दो पैराबोलिक शेप का होता है। अब ये पैराबोलिक शेप कहाँ से आएगा वो देखना वाली बात है, प्रूफ करना है इसको। देखिए सबसे पहले तो हमने बताया आप लोगों को कि जो प्रोजेक्टाइल है वो 2D मोशन है। कौन सा मोशन है? 2D। तो हम लोग बात करते हैं 2D को दो हिस्सों में तोड़ के। पहले काम करेंगे एक्स एक्सिस, सही है? एक्स एक्सिस में फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग बेटा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सही है? S को अगर हम x लिख लें, सुन रहे हैं? u को क्या लिखोगे? ux। a को क्या लिखोगे? ax। सही है? ax किसके बराबर होता है? 0 के। तो x किसके बराबर हो गया? ux इंटू t के। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो, x डिवाइडेड बाई ux। और ux को क्या लिखते हैं? u cos थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? ये टाइम निकालने का फॉर्मूला आ गया। एक्स एक्सिस पे मान लो कि भाई कुंदन ने जब बॉल फेंकी, कुंदन भैया तुमने जब बॉल फेंकी, कुंदन ने पूरा दिमाग लगा के बॉल फेंकी। कुंदन ने 60 डिग्री का एंगल लगा के बॉल को फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझे? कुंदन ने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री का एंगल बना के बॉल को कहाँ फेंका? वो फेंक दिया। अब बताओ कि बॉल 2 सेकंड के बाद कितनी दूर जाके गिरी, कहाँ पे दूर? तो अगर हम कहें यहाँ 2 लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 इंटू 10, 5 दूनी 10 मीटर दूर जाके गेंद गिरी। आया कि नहीं समझ में? अंदाजा लगाने का आप लोग ऐसे लगा सकते हो। अब आईपीएल देखते हो, वर्ल्ड कप चल ही रहा है, देखते हो तो उसमें बॉल का वो ऐसे डायरेक्शन ही बनाते हैं। हाँ, वो ऐसा एल्बो उनका तैयार है पहले से कि वो विराट कोहली की शॉट दिखा देता है ऐसे ऐसे ऐसे। और एक तो ऐसा आजकल आ गया है ना कि बॉल ऐसे ऐसे जा रही है तो उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस और उसकी हाइट सब बता देता है। क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं उसको, मतलब होता नहीं है, बॉल चलती चली जा रही है, स्पीड डिस्टेंस हाइट सब बता देता है। वो सब किस वजह से आ रहा है? इन्हीं फॉर्मूलों से आ रहा है। इन फॉर्मूलोज को कंप्यूटर के उसमें कुछ कर दिया हुआ उन्होंने, वो खटाखट बता रहा है। तो t इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत आई? दिक्कत नहीं। अब y एक्सिस में काम कर लो। y एक्सिस में भी सिर्फ वही फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s को हम लिख देते हैं y एक्सिस, u को क्या लिखोगे? uy, a को क्या लिखोगे? ay। यहाँ पे समझ गए? अब y एक्सिस के भी दो मोशन है, एक मोशन है बॉडी का ऊपर जाना, एक मोशन है बॉडी का, कौन सा? कोई एक लो। अगर ऊपर जाने वाला लोगे तो ay को -g लिखोगे, अगर नीचे जाने वाला मोशन लोगे तो ay को +g लिखोगे। आपकी मर्जी है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू uy को हमने क्या लिख दिया? u sin थीटा। टाइम की जगह क्या लिख दिया? x बाई u cos थीटा। x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g, ay को -g कर दिया, t को लिख दिया x बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ आ गया? u से u चला गया, sin डिवाइडेड बाई cos क्या बन गया? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है? ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखो y की जो डिपेंडेंसी है वो x स्क्वायर पे है। y की डिपेंडेंसी किस पे है? इसका मतलब ये पैराबोलिक, पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, समझते नहीं? पहले ग्राफ
किसी को नहीं याद, इसमें बताओ, इसमें दूसरा लिखो बेटा इसी में। एक तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ये इक्वेशन जो है याद रखनी है आप लोगों को। दूसरा लिखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक बॉल हवा में रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल कितनी देर तक हवा में रहेगी। देखो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज समझो, क्वेश्चंस करने के लिए पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला रटा होना जरूरी नहीं है जो बताएंगे। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना आता है तो आप कर सकते हो तीनों इक्वेशंस, पर फिर भी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो, जब बॉल आधा रास्ता जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, सही है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पे वी किसके बराबर था, जीरो। यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v को हम लोग vy कह दें, u को हम लोग uy कह दें, a को ay कह दें। हाईएस्ट पॉइंट पे vy किसके बराबर होगा, जीरो। uy, अच्छा ऊपर जाते समय ay को क्या लोगे, माइनस gt, सही है। तो gt किसके बराबर हो गया, uy के, तो टाइम कितना आ गया, uy डिवाइडेड बाई, और uy क्या होता है, u sin थीटा डिवाइडेड बाई। ये कहाँ से कहाँ तक जाने का टाइम आ गया, ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट तक जाने का टाइम आया। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या लगेगा नीचे जाने। तो यहाँ अगर टाइम लगा t, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, बस इसी को डबल कर दो, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गया सबको। अब ये फॉर्मूला तो आप याद रखते लो, 2u sin थीटा बाई g वाला, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ना भी आता है तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो बेटा इतना टाइम आ गया, अब देखो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी अगर उसको किसी वेलोसिटी से फेंका जाए। ठीक है, कितनी हाइट तक जाएगी, सभी लोग देखो यूज करेंगे हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इधर देखना v की जगह लिखा vy, u की जगह लिखा uy, a की जगह ay, तो s की जगह क्या लिखोगे h। हाईएस्ट पॉइंट पे vy किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बस जीरो इक्वल टू uy स्क्वायर, ay किसके बराबर हो जाएगा माइनस जी, 2gh इधर भेज दो, 2gh इक्वल टू uy स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये h मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, uy स्क्वायर बाई 2g, और uy किसके बराबर होता है, u sin थीटा का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई uy का स्क्वायर कर दो, u sin थीटा का स्क्वायर। आ गया समझ में। फिर लिखो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, अब कितनी दूर तक बॉल जाएगी, देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल,
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज मतलब कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो आप लोग वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इधर देखो, मतलब देखो S बन जाएगा x, U क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो x बन जाएगा यू एक्स इंटू टी। टेक्निकली ये फॉर्मूला जानते ही हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही तो फॉर्मूला है। अब x ux को क्या लिखोगे u cos थीटा, t की जगह क्या लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम तक वो हवा में थी, इसका फॉर्मूला अभी अभी डिराइव करवाया था 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई g। यही तो यूज करोगे, पक्का यही यूज करोगे ना कि आधा वाला यूज करोगे, डिस्टेंस तो पूरी निकालनी है तो पूरा ही यूज करोगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा x इक्वल टू u इंटू यू को यू स्क्वायर कर दिया, बता यू नहीं समझ में आया, u इंटू यू स्क्वायर हो गया 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब मैथ्स वाले जानते होंगे कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, आपकी u स्क्वायर sin 2 थीटा है, इसी बार u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यह है समझ में। बाई वालों को रखना पड़ेगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, आया समझ में। ये चारों फॉर्मूले एकदम दिमाग में आपके फिट होने चाहिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, चारों फॉर्मूले एक साइड में हम लिख देते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, पहला फॉर्मूला था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, और u sin थीटा को uy लिख सकते हो तो 2uy बाई g लिख सकते हो। तीसरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा होगा तुम लोगों ने u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई या uy का स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद अभी रेंज का फॉर्मूला आया, रेंज यानी कि x इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अच्छा साइन 2 थीटा को 2 साइन कॉस में लिखोगे, इसी का एक और फॉर्मूला ही बना सकते हैं, नहीं लिख रहा है, ठीक है, यू स्क्वायर को यू कर दो, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो, एक यू कॉस थीटा के साथ ux हो जाएगा, एक यू साइन थीटा के साथ uy हो जाएगा, तो 2ux uy बाई g फॉर्मूला बन जाएगा। यार छोड़ो दुनिया की बात, नहीं ये समझ में आ गया ना, बढ़िया, ठीक है समझ गए। अब इसी में जरा एक बात और सुन लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बताओ हमको जरा कुछ देखो जनरल केसेस, केस 1 लिखो फिर, केस 1, केस 1, रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्स कब होगी, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री, जब थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। क्यों, तो r बन जाएगा u स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाई 45 लिखोगे तो 90 बन जाएगा, और साइन 91 हो के u स्क्वायर बाई g, ये r मैक्स का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। एक क्वेश्चन बन जाता है स्कूल लेवल पे कि मैक्सिमम रेंज कब अचीव होगी, जब थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। आ गया समझ में, देखो चलो
45 एकदम एक्यूरेटली देखोगे तब धूल सबसे ज्यादा गिरेगी फॉर अ पर्टिकुलर यू, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्सटी पे फेंकोगे तो पहले ही गिर जाएगी, अरे वो भी बता रहे हैं इसके बारे में। अगर ऐसे फेंकोगे तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे फेंकोगे तो भी ऐसे आ जाएगी, ऐसे फेंकोगे तो फिर से। अभी दूसरा केस है तो उसमें समझ आ जाएगा। केस 2 बेटा ने देखो ये सब लोग हम कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए केस 2 बता रहे हैं, मान लीजिए कि बॉल को यहां से फेंका गया यहां तक, ये रेंज सही। अगर बॉल को विनायक बाबू 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया तो वो यहां से वहां गिरी। अब इतनी ही रेंज के लिए बॉल को 60 डिग्री के एंगल से फेंकना है। जितना रेंज फॉर अ पर्टिकुलर यू सेम होना चाहिए। अगर यू इन दोनों का सेम है इनिशियल वेलोसिटी, तो 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंकोगे चाहे 60 डिग्री पे फेंकोगे, दोनों में रेंज क्या होगी सेम। एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, सम उनका क्या है नहीं, जो समझा रहे कहां से आया। या फिर मान लो कि आपने किसी यू वेलोसिटी से गेंद को 10 डिग्री के एंगल पे फेंका, तो अब कितने एंगल पे फेंकोगे कि वो उतनी रेंज पे जाएगा 80 डिग्री के एंगल पे वो उतनी रेंज पे वापस चली जाएगी। लेकिन यू दोनों का क्या होना चाहिए सेम, क्योंकि जी तो सेम ही है। वो बात समझ आई। अब ये कैसे हुआ देखो, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला है। अब मान लो ये वाली गेंद, पहली वाली गेंद को थीटा एंगल से फेंका गया, पहली वाली गेंद को थीटा एंगल से फेंका गया, दूसरी वाली गेंद को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका गया। एक 10 तो दूसरा 80, दैट इज 90 माइनस, तो ये दोनों बराबर ही आएगा। कैसे? थीटा को थीटा लिखा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा को क्या लिखा 90 माइनस थीटा, अगर आप लोगों ने लिख दिया तो भैया मैथ वाले ये बात जानते होंगे, 2 इंटू 90 कितना हो गया 180, साइन 180 माइनस 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला वही बन जाएगा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये r1 ये थीटा 1 ये r2, तो r1 और r2 क्या आ गया बराबर आ गया। आया समझ में? बाय वालों को सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि भैया अगर कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो दोनों बराबर रेंज में। आ गया समझ में? अब देखो अगर एक गेंद देख रहे हो क्या, मान लो एक गेंद को थीटा एंगल से फेंका गया, दूसरी गेंद को उतनी ही वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका गया, तो दोनों का क्या सेम होगा रेंज। इसकी रेंज भी r होगी, इसकी रेंज भी क्या होगी r। क्या दोनों की हाइट भी सेम होगी? हाइट सेम हो ही नहीं सकती। एक गेंद अगर हम ऐसे देख रहे हैं, दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, तो हाइट का बहुत फर्क है ना। अब थीटा r और h1 h2 में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? दो गेंदों को बराबर वेलोसिटी से, देखो बेटा इधर समझ लो, दो गेंद चल रहा है, दो गेंदों को बराबर वेलोसिटी से, एक को थीटा एंगल से और एक को
90 माइनस थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट किया गया तो रेंज तो दोनों की सेम आएगी विनायक बाबू, लेकिन एक की हाइट ऐसे होगी तो एक की हाइट कैसे होगी, ऐसे होगी, हाइट अलग अलग होगी ना। तो h1 h2 r में क्या रिलेशन है हमें ये पता करना है। समझ गए क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, h1 h2 और r में क्या रिलेशन है। अब डायग्राम इसका बनाए तो ऐसा डायग्राम दिखेगा, दोनों का r क्या है सेम, एक ने हाइट पकड़ी h1, दूसरे ने हाइट पकड़ी h2, एक का एंगल थीटा है, दूसरे का एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, ये हटा लें। ठीक है, चलो अब कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, h1 का फॉर्मूला लगाते हैं, हाइट का मैक्सिमम हाइट क्या फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये h1 के लिए हो गया, जब h1 था तो थीटा एंगल था। h2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सही है, तो h2 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, हाँ h1 को h2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 h1 into h2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो h1 into h2 will be u स्क्वायर साइन स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर। ये समझ आया, एंड u स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन cos का होल स्क्वायर, ये हो गया 4g का होल स्क्वायर। यार आपको समझ गए होंगे, इसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया मतलब भैया। अब देखो इस 4 को इधर भेजना है, 4 टाइम्स h1 h2 इधर वाला लिख लिए, समझ गए, लिखना है क्या, लिख लो, जिसको लिखना हो, जगह नहीं है ना इधर तो भी करना चाहिए। क्या लिखोगे क्वेश्चन, देखो रिलेशन बिटवीन h1 h2 r, relation between h1 h2 r for complementary angle, समझ गए क्वेश्चन। इधर वाला लेफ्ट वाला बना लिए, अब देखो जरा इसको कंप्लीट करें पहले। देखो बेटा यहाँ पे समझ गए तो ये 4 इधर गए, तो 4 टाइम्स h1 h2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। सही है, अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग देखो ध्यान देना, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं। समझ गए, क्यों 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 4 को अंदर ले जाओगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 2g का होल स्क्वायर हो गया।
4 जो है अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा ना ये चीज। अब देखो 4 टाइम्स h1 h2 इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g का होल स्क्वायर। तो 4 टाइम्स h1 h2 इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय 2g u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2g का होल स्क्वायर। ये काहे का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g का वैल्यू क्या है यहां पे सिर्फ g 2g नहीं था ना तो ये 2 का 2 को बाहर रखते हैं यहां पर 1/4 इसको बाहर ही रखते हैं बाहर ही। अब सही u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय क्या हो गया g किसका फॉर्मूला बन गया रेंज। ये 4 फिर से डाल दे 16 टाइम्स h1 h2 इक्वल टू ये बन गया रेंज का स्क्वायर। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2 समझ गए ना। रेंज का फॉर्मूला बन गया 4 टाइम्स अंडर रूट h1 लेकिन h1 h2 वो वाली हाइट है जब बॉल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक को थीटा एक को 90/90 हाँ क्लियर हो गया सबको। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एमसीक्यूज में आता है r इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। क्लियर हो गया हाँ। फॉर्मूले तो मतलब आप याद करेंगे ही करेंगे ना याद आए फॉर्मूले फिर वहां बैठ के डिराइव करो या इक्वेशंस से पढ़ो। जैसे मान लो अब इसमें देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो कि भाई ये शाश्वत है सही है शाश्वत जो है बड़ा ध्यान दीजिएगा बस शाश्वत जो है यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं भाग के जा रहे हैं सही है। और किस चीज से भाग रहे हैं कुंदन से। कुंदन जो है हाथ में कुछ बॉल पकड़े हुए हैं और बॉल ऐसे फेंकते हैं और शाश्वत भाग रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉल जाके शाश्वत की खोपड़ी पे लग जाएगी समझ गया ना। ऐसे फेंका और शाश्वत वहीं भाग रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अगर कुछ भी पूछा जाए लॉजिक क्या लगाओगे इस क्वेश्चन के पीछे कि मान लो कि भाई कुंदन कितनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंके कि जाके वो शाश्वत की खोपड़ी कर जाए। ये तो क्वेश्चन बनेगा तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे आप। ये तो भैया प्रोजेक्टाइल जा रहा है सही है और ये शाश्वत लीनियर मोशन कर रहे हैं। ये 2D मोशन है और ये कौन सा मोशन है हाँ ये कुंदन की ये कुंदन की जो बॉल की ठीक है और ये शाश्वत भाग रहे हैं। रेंज जितने टाइम में शाश्वत यहाँ से यहाँ पहुंचे उतने ही टाइम में बॉल को भी यहाँ से यहाँ तक आना होगा तभी वो उसी खोपड़ी पे करेंगे। नहीं समझ पाए मेरी बात। रेंज तो दोनों की सेम होगी रेंज तो बराबर ही होगी ना वैसे जितनी दूरी ये ट्रेवल करें उतनी ही दूरी ये जाए है कि नहीं है। तो अब इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है क्वेश्चन अभी करवाएंगे हम पर होते ऐसे ही। आगे चल के यही सब क्वेश्चन स्प्रिंग लगा दी जाएगी। इसी में लिखो एक चीज देखो बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। क्वेश्चंस कल कराएंगे सारे एक तरफ से पहले कंसेप्ट समझ लो। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट मतलब ये h हाइट की बिल्डिंग कहो टावर कहो ब्रिज कहो किसी जगह पे कोई आदमी खड़ा है अक्षय यहाँ खड़े मान लो ठीक है
अब अक्षय 3 तरीके से बॉल फेंक सकते हैं, या तो वो ऐसे फेंके कभी नीचे आएगी, ऐसे सही, या तो वो बॉल को कैसे फेंके, ऐसे फेंके, या तो वो बॉल को कैसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। 3 ही तो प्रोजेक्शन हो सकते हैं। ये वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अभी पहले क्या करते हैं, अक्षय जो है बॉल को ऐसे फेंकते हैं और वो बॉल कहाँ आती है, क्या ये वाले भी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? अच्छा ऐसे बता दिया, क्वेश्चन नहीं करा इस पे। चलो ठीक, देखो तो अक्षय ने बॉल को कहाँ फेंका, इस जगह से थीटा एंगल बना के फेंका, ये हो गया थीटा एंगल, सही है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और कितनी दूर जाके बॉल गिरती है, r। ये बात समझ में आ गई। अब इस वेलोसिटी, बस आपको दो कंसेप्ट मतलब दो कंपोनेंट याद रखते हैं। इस u के कितने कंपोनेंट होंगे, ux, और इधर क्या होगा uy, ये तो दो कंसेप्ट होंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लेना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप लोग s को लेकर x एक्सिस के हिसाब से दो हिस्सों में तोड़ लो इसको, x एक्सिस के हिसाब से, y एक्सिस के हिसाब से। अगर आप x एक्सिस के हिसाब से लिखते हो तो s को आप r लिखोगे रेंज, u को क्या लिखोगे, ux लिखोगे, टाइम लिखोगे, ax क्या हो जाएगा, ax 0 हो जाएगा। सही कह रहे हैं, कह रहे हैं। तो r का सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ux को लिखोगे u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, ये हो जाएगा। y एक्सिस के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आप s को क्या लिखोगे, h लिखोगे, u को क्या लिखोगे, uy लिखोगे, a को क्या लिखोगे, ay लिखोगे, सही है। बस एक दिक्कत ये है, बॉल अल्टीमेटली आ कहाँ रही है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट कहाँ गया है, बॉल आ नीचे रही, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसका मतलब अगर आप ये प्लस लेते हो तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो h इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी, बॉल को अल्टीमेटली नीचे ही आ रही है ना, तो ए वाई क्या हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों फॉर्मूलों से हम लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बॉल को अल्टीमेटली नीचे ही आ रही है तो ए वाई प्लस जी रहेगा, जी प्लस रहेगा, बॉल नीचे आ रही है, जी माइनस रहेगा जब बॉल कहाँ जा रही है, ये चेंज होगा। इनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो इनके हिसाब से हम ये लेंगे। आंसर तुम्हारा तब नेगेटिव आएगा, करके देख लेना, गलत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि ये h प्लस में है, ui माइनस में है। किसको किसको ये बात नहीं समझ आई अभी भी पूछ लो, तो ये समझ लो। ये देखो ui कहाँ है, h कहाँ है, तो एक प्लस ही लेगा, समझ गए, बस हो गया। अब इसी में हम डायग्राम बदल दें, अगर मान लो डायग्राम में हम क्या करते हैं, बॉल को हम फेंके ही नीचे ऐसे, तो r ये हो गया, h ये हो गया। अब की बार बॉल को फेंका ही ऐसे है, u थीटा एंगल बना, तो ये ux हो गया। अब की बार uy कहाँ की तरफ होगा, नीचे। अब की बार uy भी नीचे है और h भी नीचे है, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा बस, तो लेकिन बाकी दोनों सेम टू सेम रहेंगे। आगे समझ में। अब क्वेश्चंस